मुतरजिम ने या जिन्होंने तलखीस किया है उन्होंने जो किताब असल किताब का निचोड़ इसमें शामिल है और ये किताब सिर्फ 90 पेज की है। और यह जो किताब है प्रवासी क्रांतिकारी जिसे जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है, बहुत बारीकी के साथ लेखक ने कुछ ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताया है इस किताब में, और जिन्होंने मतलब बहुत वो सुखी संपन्न लोग थे, वो बड़े व्यापारी थे, लेकिन जब देश की बात आई तो देश के लिए वे संघर्ष करने को तैयार हो गए। डीडी उर्दू का नया किताबी सिलसिला किताब कायनात बरोज़ पीर रात 9:30 बजे और बरोज़ मंगल दिन में 1:30 बजे। देखो ये है, यही है साहब वो औरत। मिस्टर कुमार, ये लेडी की फैक्टर है इस पूरे मिशन के लिए। अगर हम एक पूरा एरिया कवर कर ले तो यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। सर, रूबीना का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब, नमस्कार नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तहसन रिजवी और दूरदर्शन उर्दू के बेहद ही अहम और मकबूल तरीन शो किताब कायनात में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। नाजरीन, आज जिस किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम उर्दू किताब पर बात करते हैं, तो आज के इस शुमारे में पहले हिस्से में हम जिस किताब पर गुफ्तगू करेंगे वो उसका ताल्लुक़ तारीख़ से है और उस किताब का नाम है 1857 की जंग आज़ादी। नाज़रीन, इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सैयद तनवीर हुसैन साहब। आपकी शख्सियत उर्दू अदब में मोहताज तारुफ़ नहीं है और आप एक नक्काद हैं, मुहक़्क़िक़ हैं और बरसों से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका सर हमारे इस प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं प्रोग्राम। पहले हमारे नाज़रीन को बताइए इस किताब के मुसन्निफ़ के बारे में। बहुत शुक्रिया मुस्तहसन रिजवी साहब, मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मैं आपका काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कुछ अपनी बात कहने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने फरमाया कि जो इस किताब के असल मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में कुछ मैं बताऊँ, तो ये सुरेंद्रनाथ सेन साहब एक माने हुए हिस्टोरियन थे, या है भी कह सकते हैं, इसलिए कि राइटर कभी मुर्दा नहीं होता या उसका इंतकाल नहीं होता, हमेशा ज़िंदा रहता है अपनी किताबों के ज़रिए क़ारीन के जहनों में। तो इस लिहाज से हमें उन्हें है भी कह सकता हूँ मैं। तो ये जिस तरह के इन्होंने काम किया, इनका जो स्पेशलाइजेशन था वो मराठा जो लोग थे, मराठा लोगों की जो तहरीक थी, मराठा लोगों के जो किंगडम था, जो सल्तनत उन्होंने फ़ायम की थी, शिवाजी से लेकर के और बाजीराव तक के, नाना तोपे तक के, तो ये सारे चीज़ों पर इनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी। और इनकी जो बहुत अहम किताब है वो है मिलिट्री सिस्टम ऑफ मराठा। उसके अलावा इन्होंने गोवा की हिस्ट्री पर भी किताबें लिखी और भी बहुत रिसर्च आर्टिकल इनके हैं। और ये किताब दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और एजुकेशन मिनिस्टर जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि जब 1857 के 100 साल मुकम्मल हो जाए तो कोई ऐसी किताब आई जो कि मुस्तनद भी हो और नए सिरे सोर्स पर गौर किया जाए। इनकी किताब
बहुत अहम है कि एक बड़े हिस्टोरियन ने 1857 को इन्होंने नए जाविये से देखा, और फैक्ट्स जो थे, तो फैक्ट्स तो जाहिर सी बात है मुक़द्दस चीज़ होती है, उसमें तो आप तब्दील कर नहीं सकते। हाँ, इंटरप्रिटेशन में, उसके तज़िया करने में, उसके नताइज अख़ज़ करने में आप कोई भी तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं। तो इसमें फैक्चुअल जो हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें हैं वो बहुत अहम है। अब सर बात शुरू करते हैं किताब के मुतालिक। ये 1857 में जब जंग आज़ादी, जिसे हम पहली जंग आज़ादी भी कहते हैं, ये इस पर रोशनी डालिए कि किस तरह से ये चीज़ें फैलीं और मुग़ल ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात उभर के आए। अंग्रेज़ों से लोगों की जो एक तरह से नफ़रत थी या जो उनका गुस्सा था, वो अंदर अंदर पनप रहा था। उसकी बहुत सारी वजूहात थी, जैसे कि माशी वजह भी थी, माशरती भी थी, सियासी भी थी और मजहबी भी थी। और फिर एक नया कारतूस जो फौरी वजह जो हुई बगावत की, या जो सिपाहियों ने जो हुक्म अदूली शुरू कर दी थी अफसरान के, तो उसमें जो फौरी वजह है वो कारतूस, एक ऐसा कारतूस आ गया जो पहले से जो कारतूस इस्तेमाल हो रहा था, इनफील्ड एक राइफ़ल, नई किस्म की राइफ़ल आई, तो उसमें ग्रीसिंग, मतलब कि उसको चिकना करने के लिए एक कारतूस का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें कहा गया कि चर्बी है, और चर्बी भी दो जानवर, एनिमल फैट है ना, जो जानवर की चर्बी, सूअर और गाय का। तो अब ये दो चीज़ें ऐसी थी कि दोनों मज़हब के लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, तो सीधे सीधे लोगों ने मना करना शुरू किया। तो पहले इनफरादी तौर पर मना किया, तो उसको फांसी दे दी गई, फौरी तौर पर उसको क्या कहते गैर मुसल्लह कर दिया गया, उससे हथियार छीन लिए गए, उसके बाद से कोर्ट मार्शल कर करके, इसलिए कि फ़ौज में जो फ़ौज के जो ज़ाब्ते हैं उसमें हुक्म ना मानना बहुत बड़ा गुनाह या बहुत बड़ा जुर्म है। तो फौरी तौर पर वहाँ कोर्ट मार्शल हुए। तो इस तरह के वाक़यात होने लगे थे। तो जब मेरठ की छावनी में मंगल पांडे ने इस तरह से किया, तो मंगल पांडे की वजह से और फौजी भी इस तरह का अमल करने लगे कि हुक्म जो था कि उसको ग्रीस या चर्बी का इस्तेमाल करने पर, तो लेकिन सामने नहीं आ सके थे वो। लेकिन मंगल पांडे ने ये किया, उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उसके बाद से ये मार्च का वाक़या, मार्च 1857 अप्रैल में उनको फांसी दे करके बैरकपुर में। लेकिन उसका असर और फौजियों पर, उनके जो साथी हैं, ज़बरदस्त किस्म का हुआ, और उसमें इस तरह से उसका रद्द-ए-अमल हुआ कि उन्होंने अब कहा कि अंग्रेज़ी हुकूमत का हमें कोई हुक्म नहीं मानना है, ख़ास तौर से ये हुक्म तो मानना ही नहीं है, अब हमें इनको उखाड़ फेंकना है। कि जब वो मेरठ से जत्था दिल्ली की तरफ आया, दिल्ली के अहवाल वो बताइए, बड़े दिलचस्प हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, और वो जो जत्था जो फौजियों का आया, फिर क्या हुआ? 1837 में बहादुर शाह ज़फ़र गद्दी पर बैठे थे, लेकिन उनकी जो हुकूमत थी वो किला पालम तक ही थी, उनका कोई पेंशन याफ्ता थे, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा। तो जब वो फौजी आए, उन्होंने इनको कहा कि आप क़यादत कीजिए, तो नहीफ़ व नज़ार ये बादशाह थे, इस लायक थे ही नहीं, लेकिन बहरहाल लोगों का समझिए कि प्रेशर था, इसरार किया कि दबाव था, तो ये सामने आ गए। सामने आ कर के इन्होंने क़यादत संभाली, और तो जैसा कि खुद इस किताब में भी लिखा हुआ है कि जो उस वक्त अंग्रेज़ कमिश्नर था वो हैरत में पड़ा, उससे ज़्यादा हैरत में बहादुर शाह ज़फ़र थे कि ये क्या हो गया। अच्छे, वो बिल्कुल गैर मुतवक्का चीज़ें थी, बिल्कुल इसके लिए वो तैयार थे ही नहीं, किसी तरीके से तैयार नहीं थे। तो लेकिन बहरहाल ये था कि एक बड़ी ताकत समझिए कि फ़ौज की ही ताकत थी, जो अंग्रेज़ों की तकर्रुर किए हुए थे, वो आकर के इनको बादशाह शहनशाह हिंदुस्तान कर दिया।
उसके बाद से फिर किला पर कब्ज़ा हो गया और ये हो गया, और उस वक्त फसीले शहर था। तो लड़ाइयाँ हुई काफ़ी, समझिए कि बहुत मेहनत व मशक्क़त के बाद अंग्रेज़ दोबारा काबिज़ हो सके। अब तो ये थे दो अहम सवाल, और इसके बाद ये कि जंग आज़ादी, मतलब पहली जंग आज़ादी 1857, इस में और जो दूसरे किरदार थे जिन्होंने इस लड़ाई में जोश और जुनून भरने का काम किया, जो सामने आए, उन पर एक दो पे आप रोशनी डालिए। हाँ, तो जैसे कि खातून में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त, उनके साथ भी अंदर से ही गद्दारी हुई। अगर ग्वालियर के महाराज उस ज़माने में जो थे, अगर उनके साथ धोखा नहीं करते, गद्दारी नहीं करते, तो वो फतेहयाब भी हो सकती थी। जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और कहीं कहीं मैदान उनके हाथ में भी रहा, लेकिन बदकिस्मती से आपसी रंजिश, आपसी साजिशें जो थीं, और एक ये पूरा जो बगावत कह लिए, ये पूरी जो लड़ाई थी वो गैर मुनज़्ज़म थी। किसी को किसी की खबर नहीं थी, कौन कहाँ पर लड़ रहा है कुछ पता नहीं है। बिहार में आरा, जो पुराना शाहबाद ज़िला था, जिसका सदर मकाम आरा था, तो वहीं से कुछ दूरी पर जगदीशपुर, तो बाबू कुंवर सिंह ने भी काफ़ी इसमें मुज़ाहमत की अंग्रेज़ों से लड़ाई में, और एक फ़ौज उन्होंने भी इकट्ठे कर रखी थी या तैयार की थी, उससे उन्होंने लड़ी। उनके मारे जाने के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने भी बहुत नुमायाँ रोल अदा किया। सबसे पहले इसे जंग आज़ादी का नाम विनायक दामोदर सावरकर ने दिया, जो उनकी मराठी ज़बान में किताब थी। असल किताब मराठी ज़बान में थी, बाद में इसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन भी हुआ। द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से अंग्रेज़ी में। 1909 में उनकी किताब आई, तो अंग्रेज़ों ने फ़ौरन उस पर बैन लगा दिया था। तो लेकिन वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इसे जंग आज़ादी का नाम दिया। और ये किताब जो है, ये 150 साल, 1857, 1957, 100 साल मुकम्मल हुए। और ये किताब 2007 में आई सामने, तो जब 150 साल मुकम्मल हो गए थे जंग आज़ादी। और ये किताब सिर्फ 90 पेज की है, तलखीस है। जो असल किताब है सुरेंद्र सेन की 1857, हाँ 466 पेज, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 466 पेज की किताब है। और उसका पेश लफ्ज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि काश उस पेश लफ्ज़ का भी तर्जुमा हो जाता, इस किताब में शामिल रहता, तो क़ारीन के लिए हाँ बेहतर होता। एक उनका भी जो अब नज़रिया है इसके बारे में। चलते आखिरी सवाल ये है कि ये किताब अपनी ज़बान की नोयत में, या कि जो इसमें मवाद है, उसके लिहाज से कहाँ तक मुआविन साबित होती है इस जंग आज़ादी को समझने के लिए? है तो ये किताब मुख्तसर तलखीस है, लेकिन मुतरजिम ने या जिन्होंने तलखीस किया है, उन्होंने जो किताब असल किताब का निचोड़ इसमें शामिल कर दिया। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम आधी अधूरी कहानी पढ़ रहे हैं। और जिस तरह से चीज़ों को पेश किया है, तो एक लगता है कि पूरा मंजर आपके सामने, पूरा एक सीन आपके सामने चला आ रहा है। और इस लिहाज से ये किताब बहुत अच्छी है। और लक्ष्मी चंद्र यास जी उर्दू के शायर भी हैं, और ज़बान पर उनको बहुत उबूर हासिल है। तो वो जो महारत है ज़बान की, जो ज़बान पर, वो यहाँ इस किताब में झलकती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये किताब तर्जुमा है, वो किताब बिल्कुल लगता है कि तवाज़ाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू हुई। और नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम का ये हिस्सा, किताब 1857 की जंग आज़ादी पर जो गुफ्तगू हुई, वो पसंद आई होगी। बहुत अच्छी किताब है, आप भी ज़रूर पढ़िए। तो नाजरीन, ये था इस शुमारे का पहला हिस्सा, जिसमें हम एक उर्दू किताब पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब चलते हैं
दूसरे हिस्से में, जिसमें हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करते हैं, और आज जिस किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका ताल्लुक़ भी मुल्क की तारीख़ से है, और इसका नाम है प्रवासी क्रांतिकारी। इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान स्टूडियो में हैं डॉक्टर देवेंद्र चौबे साहब। आप भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बरसों से तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं। बहुत बहुत खैर मकदम आपका सर प्रोग्राम में। तो किताब पर गुफ्तगू की शुरुआत इस सवाल से सर के हिंदुस्तान की आज़ादी में, मुल्क की आज़ादी में इन प्रवासी क्रांतिकारियों का कितना कंट्रीब्यूशन, कितना रोल, क्या रोल रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रसंग उठाया कि हम जब हिंदुस्तान के स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं या ऐसी तारीखें जिनमें लोगों ने देश को बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए काम किया है, तो उसमें दो तरह की भूमिका हम लोग देखते हैं। एक तो भारत के अंदर रह कर के जो इस तरह से काम करते रहे देश की आज़ादी के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो भारत से बाहर रह कर के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जिनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। और यह जो किताब है प्रवासी क्रांतिकारी, जिसे जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैं दंग था कि बहुत बारीकी के साथ लेखक ने कुछ ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताया है इस किताब में, और जिन्होंने मतलब बहुत तो सुखी संपन्न लोग थे। वो बड़े व्यापारी थे, वो बड़े एक तरह से डॉक्टर इंजीनियर पेशे से थे, या बड़े अखबार के पत्रकार थे, लेकिन जब देश की बात आई तो देश के लिए वे संघर्ष करने को तैयार हो गए, अपना सब कुछ त्याग दिया। और जब मैं इसमें पूरी की पूरी सूची देख रहा था, जैसे पूरी किताब में सिर्फ एक लेख है जो गदर पार्टी के ऊपर केंद्रित है। गदर पार्टी की बहुत चर्चा होती है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में, और जिस तरीके से गदर पार्टी ने काम किया और उनसे जुड़े जो क्रांतिकारी थे उसकी भूमिका बिल्कुल मतलब कहिए कि मतलब अतुलनीय है किसी अन्य चीज़ों से लेकर के। लेकिन इस किताब की जो खासियत मुझे दिखाई पड़ी कि इसके अलावा जो 18 जो स्वाधीनता हम सेनानी कहें या प्रवासी क्रांतिकारी कहें, वे बिल्कुल पूरे देश से दिखाई पड़ेंगे। कोई उत्तर भारत में पंजाब से है, कोई मध्य भारत का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई केरल का है, कोई गुजरात का है, कोई ऐसे ही मतलब दक्षिण भारत से है। तो इस किताब में लेखक ने यह ध्यान रखा है कि ऐसे क्रांतिकारी जो पढ़ाई करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर गए और फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करने लगे, तो उसे पूरे देश का एक बड़ा प्रतिनिधित्व दिखाई पड़े। कामागातो मारू की घटना है जिसमें कनाडा तक गए थे क्रांतिकारी, और जब कुछ लोगों को, बल्कि ज़्यादा कुछ लोगों को उतार लिया गया था और बाकी सारे लोगों को जहाज़ के साथ वापस भेज दिया गया था, तो कहते हैं कि 2 महीने तक बिना खाए पिए ये लोग उस जहाज़ में रहे थे। तो ये संघर्ष की कहानी है, उस पर ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। जैसे मैं मादम कामा से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मादम कामा या मैडम कामा के बारे में कहते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से काम किया स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में, और जाहिर है कि मैडम कामा ब्रिटेन में भी थी और वहाँ पर दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आई ऐसे, और फिर ये बार बार मतलब वो कहती थी मैडम कामा कि हम सब भारतीय हैं और भारतवर्ष भारतीयों के लिए है। अब कल्पना करिए कि एक ऐसी महिला जिसका संबंध मतलब भारत से एक दूसरे तरह से रहा, जो विदेशी मुल्क में रही, जहाँ पर उन्होंने अपना काम किया, लिखना पढ़ना किया। यद्यपि इनका जन्म कहते हैं कि बम्बई में ही हुआ था, हाँ, लेकिन मतलब यह जो जज्बा इनका दिखाई पड़ा मतलब भारत के प्रति,
और कहते हैं कि एक भाषण में उन्होंने कहा था कि वह कितनी खुशी का दिन होगा जब मैं कह सकूंगी कि सारा संसार मेरा देश है और इसमें रहने वाले सब लोग मेरे संबंधी है, किंतु उस शुभ दिन के आने से पहले स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण आवश्यक है। तो ये एक स्वाधीनता की ऐसी परिकल्पना थी जो बिल्कुल अलग तरह की थी। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मतलब आत्मा और एक ऐसी महिला जो इस तरह से सोचे कि पूरी दुनिया में गुलामी जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। ये एक ज्योत थी, एक रोशनी जैसी थी। और इसीलिए इनके बारे में कई लोग कहते थे कि इनके रूप को देख करके इनको लोग भारत माता की संज्ञा भी देते थे कि भारत माता की जो तस्वीर दिखाई पड़ती है वो मादम कामा के अंदर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा और दूसरे किसी मुजाहिद आज़ादी? इसमें मैं देख रहा था कि इस किताब में जो सबसे बड़ी अच्छी बात जो दिखाई दे रही थी कि कुछ पत्रकार भी इसमें हैं, कुछ व्यापारी भी इसमें हैं, और वे अलग अलग तरीके से मतलब देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में बात करते हैं। जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं, और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो हैं ये अलग तरह से काम कर रहे थे। वो 1903 में इंडियन सोशलिस्ट नाम से एक पत्रिका निकालते हैं, और कहा जाता है कि उस पत्रिका में जो मुख्य पृष्ठ जो होता था वहाँ पर लिखते थे कि स्वतंत्रता, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, ये सब हमारे पत्र के मुख्य मकसद है। आप जानते हैं कि देश के बाहर अगर कोई स्वाधीनता सेनानी या कोई भी इस तरह का काम करता है तो उसके सामने दो तरह की चुनौती होती है। एक तो वह वहाँ पर रह करके उस देश का नागरिक हो या नहीं हो, लेकिन उस देश की जो बहुत सारे कानून होते हैं उसका भी उसे ख्याल और लिहाज करना होता है और उसको ध्यान में रख करके काम करना होता है। लेकिन श्याम जी कृष्ण वर्मा जो काम कर रहे थे वे भी बार बार कहते थे कि जो अपनी संस्था उन्होंने बनाई, सोसाइटी की स्थापना की, तो उसमें भी ये कहते थे कि यह भारतीयों के लिए है, भारतीयों के द्वारा है, और भारतीय सरकार की स्थापना इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। 1857 का जो संघर्ष था उसने अनेक ऐसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया, एक बड़ी प्रेरणा दी जिसका असर बाद के दिनों में लगातार दिखाई पड़ता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब जो ब्रिटिश प्रेस एक्ट आता है 1858 में, जो धीरे धीरे 1878 में जाकर के बहुत कड़ा हो जाता है, इस रूप में कड़ा होता है कि अब जो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा या कुछ छापेगा उसमें प्रकाशक को, मुद्रक को और लेखक सबको जेल की सज़ा होगी। तो ये सब चीज़ें थी जिसके चलते मुझे बार बार लगता है कि प्रवासी क्रांतिकारियों ने इतना होते हुए भी, इसे कई सारे ऐसे प्रवासी क्रांतिकारियों की चर्चा है जिन पर काफ़ी दबाव ब्रिटिश सरकार डालती है, खास करके फ्रांस के साथ या कनाडा या अमेरिका के साथ, कि वह सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब इस पर बात करें सर कि इस किताब की भाषा और इसमें जिस तरह से चीज़ों को बताया गया है वो हमारे नाजरीन को बताएं कि वो पढ़ने वालों के लिए कैसा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। किताब बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है और मुझे लगता है कि कोई इसको, चाहे कोई अगर स्कूल का बच्चा भी पढ़े या बच्चियां भी पढ़े इसको, तो उनके लिए बहुत सहज है। मतलब इसमें कोई मतलब कहा जा सकता है कोई वैसा मतलब कठिन शब्द का उपयोग नहीं किया, बहुत ही सरल हिंदी में। और कहीं कहीं मतलब आपने ठीक कहा कि कहीं कहीं इसमें ऐसे भी शब्द का इस्तेमाल है जो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ उर्दू है, फारसी का है, लेकिन वह भी इतना सरल है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस किताब में बहुत छोटा लेख है लेकिन बहुत बारीकी के साथ इसमें बताया गया है कि कैसे ये 1890 में मुरादाबाद से एक उर्दू अखबार जामुल उलूम नाम से छपता है। और जो मैं एक बात महसूस कर रहा था कि ये जिस तरीके से मतलब ताशकंद या फिर आगे जाते हैं तो उसका जो असर पड़ता है कि आज भी भारत का जो मध्य एशिया के साथ एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक ऐतिहासिक रिश्ता जो दिखाई पड़ता है, उसको भी ये हमारे प्रवासी क्रांतिकारी जो हैं एक बहुत ही बड़ी ज़मीन उसके लिए तैयार करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जिस तरीके से मतलब सूफी अमर प्रसाद फारसी में किताब लिखते हैं, आब हयात लिखते हैं, और उसमें ईरान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो प्रचार प्रसार करते हैं, खास करके अंग्रेज़ के खिलाफ करते हैं, तो धीरे धीरे मतलब इनके बातचीत के तरीके को लेकर के, इनके कार्यशैली प्रणाली को लेकर के
लोग इनको सूफ़ी कहने लगते हैं। मतलब सूफ़ी मतलब उस तरह के सूफ़ी नहीं थे जैसे आमतौर से सूफ़ी के बारे में चर्चा होती है, लेकिन एक जो दो संस्कृतियों के बीच जो मिलाने का काम होता है, जाहिर है कि हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी सिर्फ मतलब पॉलिटिकल या राजनीतिक नहीं होती है। बार बार इस बात की चर्चा होती है कि जब तक हम उस मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं होंगे तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं हो। और ऐसे जो क्रांतिकारी थे जो खास करके भारत के बाहर रह के काम कर रहे थे, इस बात को बार बार समझ रहे थे। तो आप हमारे प्रोग्राम में आए सर, और इतनी बेशकीमती, इतनी इल्मी गुफ्तगू हमारे दरमियान हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि नाजरीन को भी ने भी बहुत इस्तिफ़ादा किया होगा, बहुत पसंद आई होगी, उनकी जानकारी में इजाफ़ा हुआ होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, ये था हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिसमें हम हिंदी किताब पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में, जहां हम मोइन हसन जज़्बी की शायरी और उनकी तख्लीक़ को जानने समझने की कोशिश करेंगे। मोइन अहसन जज़्बी का शुमार उर्दू के नामवर शोरा में होता है। उन्होंने न सिर्फ उर्दू अदब का रुतबा बुलंद किया बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत को अलग अंदाज में रोशनास कराया। मोइन अहसन जज़्बी की पैदाइश 21 अगस्त 1912 को मुबारकपुर आजमगढ़ में हुई। आपके वालिद का नाम एहसन अल गफूर था जो अलीगढ़ के ग्रेजुएट थे। जज़्बी ने 1929 में झांसी से हाई स्कूल पास किया, फिर सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से 1931 में इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल की। यहीं उनकी दोस्ती मजाज से हुई। जज़्बी को कम उम्री ही से शेर व सुखन से दिलचस्पी पैदा हो गई थी और वो बाज़ाब्ता तौर पर शेर कहने लगे थे। इब्तदा में जज़्बी ने हामिद शाहजहांपुरी से मशवरा सुखन किया। आगरा में तालीम के दौरान मजाज लखनवी, फानी बदायूनी और मैकश अकबराबादी की सोहबत ने उनके फिक्र फन को मजीद जिला बख्शी और देखते ही देखते जज़्बी की शोहरत दूर दूर तक पहुंचने लगी। जज़्बी ने पहले मलाल तखल्लुस इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में ये तखल्लुस तब्दील करके जज़्बी रखा। MA करने के बाद जज़्बी ने कुछ दिनों तक माहनामा आजकल में असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम किया। 1945 में जज़्बी का तकर्रुर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के ओहदे पर हुआ। इसके बाद रीडर बनाए गए। इसी ओहदे पर काम करते हुए वो सुबुकदोश भी हुए और अलीगढ़ में ही 13 फरवरी 2005 को उन्होंने आखिरी सांस ली। जज़्बी की तरबियत क्लासिकी शेरी रिवायात में हुई, इसलिए उनकी शायरी तरक्की पसंद होने के बावजूद अदबी और तख्लीकी इजहार से भरपूर है। जज़्बी की नज़र अदबी और समाजी नज़रियात पर होने के बावजूद दूसरे शायरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो शायरी को इशारे किनाए की ज़बान समझते हैं, इसलिए वो सीधे तौर पर कोई बात नहीं कहते, बल्कि इशारों और किनायों की ज़बान में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। जज़्बी ने नज़्में भी कही हैं, लेकिन उनके तख्लीकी इजहार की सबसे मौसर सिर्फ गज़ल ही रही है। इनकी गज़लों में नए बदलते हुए समाजी मंजरनामे के साथ इनकलाबी शऊर भी है और क्लासिकी रचाव भी। जज़्बी ने मुख्तलिफ तनकीदी मज़ामीन लिखे। इनको हाल ही के सियासी शऊर पर डॉक्टरेट की डिग्री मिली। फिरोज़ा, गुदाज़ शब और सुखन मुख्तसर के नाम से उनके 3 शेरी मजमूए मंजर आम पर आए। जज़्बी की वफ़ात के बाद फारूक अरगली ने उनके तीनों शेरी मजमूओं को कुलियात जज़्बी के नाम से शाये किया। जज़्बी की शायरी को उनकी ज़िंदगी में भी पसंद किया गया और मौत के बाद भी उनके कलाम की मकबूलियत और महबूबियत में कोई कमी नहीं आई। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब दुनिया दुनिया कौन करे। जज़्बी के यहाँ जिंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं, या यूं कहें कि वो हर रंग में जिंदगी को देखते और समझते हैं। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। जज़्बी ने अपने फन और शायरी के जरिए लोगों के दिलों में घर कर लिया। हकीकतें तो निगाहों के सामने थी, मगर हम एक उम्र
फरेब ख्याल से गुजरे। रहे वफा में दिलो जान निसार कर जाएं, अगर ये अपना मुकद्दर नहीं तो कुछ भी नहीं। इस तरह हम देखते हैं कि मोइन एहसन जज्बी अपने कलाम से लोगों के दिलों में जज्ब हो गए, जिसकी जाज़बियत तादेर बाकी रहेगी। यहीं पे ये शुमारा ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में, अगले शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे मुस्तहसन रिजवी और किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। लोन प्रोसेसिंग में इतनी देर, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम चुप रहो, कहा ना। इधर आओ, क्या बात है? फाइनेंशियल एसेट्स का सबूत देना है, इस वजह से लोन अटका हुआ है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक